जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड है। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्या? थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। ठीक है। इसके पहले हम अधिगम को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अधिगम को देख लेते हैं। तो देखिए, तो अधिगम को देखते हैं। तो अधिगम होता क्या है? तो देखिए, अधिगम का अर्थ यानी अधिगम मतलब सीखना। ठीक है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या होती है? अधिगम एक सीखना है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है। जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि कह सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। ठीक है। परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। एक ऑप्शन ये भी आता है कि एक बार पूछा गया था कि व्यवहार का अध्ययन अधिगम हो सकता है? तो नहीं, व्यवहार का अध्ययन अधिगम नहीं होता है। व्यवहार में परिवर्तन जो होता है अधिगम कहलाता है। ठीक है। देखिए, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब देखते हैं अधिगम के माध्यम। तो अधिगम के कौन कौन सा माध्यम है इसके बारे में देखते हैं। तो अधिगम के दो माध्यम होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है, अधिगम के कितने माध्यम होते हैं? अधिगम के दो माध्यम होते हैं। तो कौन कौन सा दो माध्यम है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। ठीक है। तो औपचारिक माध्यम में क्या होता है? औपचारिक माध्यम वैसे माध्यम होते हैं जो बालक केवल कक्षा एवं क्षेत्र में सीखते हैं, कक्षा में सीखते हैं। ठीक है। कह सकते हैं कि कक्षा में सीखते हैं। देखिए, बालक स्कूल में अध्यापक पाठ्यपुस्तक तथा खेल एवं अन्य विविध कार्यों में भाग लेकर सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। यह प्रणाली सीखने की औपचारिक प्रणाली कहलाती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि औपचारिक अधिगम जो होता है कक्षा में होता है। ठीक है। उसके आगे देखते हैं अनौपचारिक अधिगम। क्या देखते हैं? अनौपचारिक अधिगम, परिवार, मित्र तथा समाज। क्या? परिवार, मित्र तथा समाज। तो अनौपचारिक अधिगम क्या होता है? तो कोई भी बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्र समूह, यानी कि कोई भी बालक अपने परिवार के सदस्यों, मित्र समूह तथा समाज से हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने का यह प्रक्रिया बालक को सामाजिक समायोजन में काफ़ी मदद करती है। बालक समाज में स्थापित नियम, रूढ़ि तथा पूर्वाग्रह से ये सभी अनौपचारिक माध्यम से सीखता है। कहने का मतलब है कि अनौपचारिक शिक्षण जो होता है वो बालक कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है, मित्र में सीखता है तथा समाज के साथ सीखता है। मित्र के साथ तथा समाज में रहकर सीखता है। ठीक है। उसके आगे आते हैं अधिगम के सिद्धांत और नियम। तो इसमें देखते हैं रायबर्न साहब एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था उसके बारे में देख लेते हैं। यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष होता है, यानी कार्य जो होता है अधिक संतोषजनक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें सीखने के सिद्धांत में यानी अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का क्या देखेंगे? सिद्धांत देखेंगे, यानी कि थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है। थॉर्नडाइक कब अपना सिद्धांत दिए थे? तो 1913 में दिए थे। कब दिए थे? 1913 में दिए थे, 1913 में दिए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। देखिए, आगे देखते हैं बुक। तो कौन सा बुक में इनकी चर्चा की गई है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में की गई है। आगे देखते हैं इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर की थी। बिल्ली पर, किस पे? भूखी बिल्ली पे की थी। ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे की थी? भूखी बिल्ली पे की थी। चलिए अब हम इसमें देखते हैं आगे। इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए, तो इसमें उसके बाद क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक क्या है?
तो उद्दीपक को देखते हैं, तो देखिए तो उद्दीपक या स्टिमुलस क्या था इसमें, तो मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा। ठीक है, मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा। अब हम आएंगे कि उद्दीपक होता क्या है। उद्दीपक जो शब्द है ना, वो होता क्या है, तो ये क्या होता है, भड़काने वाला, उत्तेजित करने वाला, प्रज्वलित करने वाला या जागृत करने वाला। क्या कह सकते हैं इसको, उत्तेजित करने वाला। देखिए तो उत्तेजित करने वाला, यानी कि अब कहेंगे कि उत्तेजित कैसे करते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। क्या करती है, प्रेरित करती है। वह क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। तो इसमें उद्दीपक क्या था, बिल्ली को उत्तेजित किसने किया था, तो भाई बिल्ली को उद्दीपक, बिल्ली को भूख लगने के कारण उसको जो मांस का टुकड़ा पकड़ा, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, उद्दीपक मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने का नियम। तो देखिए तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए थे, उसके पहले एक इनके बारे में क्या है कि इन्होंने क्या कहा था, अधिगम सिद्धांत एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। क्या है, इस प्रयोग के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में हम सीखने के अधिगम इनका बता देंगे कि इन्होंने कितना नियम दिया था, उसके बारे में हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इनके प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत से संबंधित एक प्रयोग किस पे किया था, भूखी बिल्ली पे किया था, बिल्ली या भूखी बिल्ली पे किया था। उसने एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में यानी कि बॉक्स में बंद कर दिया। इस संदूक का दरवाजा एक खटके अथवा चटकनी के दबने से खुलता था, यानी कि एक खटका के दबने से खुलता था। संदूक के बाहर मछली का एक टुकड़ा इस प्रकार रखा कि अंदर से बिल्ली को वह स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। यानी कि बॉक्स के अंदर क्या किया गया, बॉक्स के अंदर तो बिल्ली को रख, एक भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिया गया। ठीक है, बिल्ली को क्या किया गया, संदूक में बंद कर दिया गया। उसके बाद में उस संदूक का दरवाजा एक खटके अथवा चटकनी से दबने से खुलता था। संदूक के बाहर यानी संदूक के बाहर मछली के एक टुकड़ा क्या किया गया, रख दिया गया, जो अंदर से क्या करता था, अंदर से बिल्ली को दिखाई देता था। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक उद्दीपन का कार्य करता था। ठीक है, उस टुकड़े को देखकर संदूक में बंद बिल्ली ने अनुक्रिया आरंभ कर दिया। बिल्ली ने बाहर निकलने के कई प्रयत्न किए, काफ़ी कोशिश की है। काफ़ी देर तक बिल्ली संदूक के अंदर ही उछलती कूदती रही तथा उसने अनेक अनुक्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर की थी, यानी कि कई बार उसने उछल कूद की। तो अचानक क्या हुआ, संजोगवश या अचानक बिल्ली का पंजा संदूक के दरवाजे पर पड़ा, संदूक के दरवाजे पर पड़ा और वह खुल गया। बिल्ली के बाहर रखा हुआ मछली खुल गया और बिल्ली ने क्या किया, बाहर रखा हुआ मछली का टुकड़ा खा लिया। इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे बिल्ली कम गलती करती गई, यानी कि बिल्ली का प्रयास प्रयास जैसे ही ज़्यादा हुआ तो भूल क्या हुई, भूल या गलती कम होती चली गई। बिल्ली की गलत अनुक्रियाओं में कमी होती रही। अंत में एक ऐसा समय आया कि बिल्ली बिना कोई गलती किए हुए संदूक का दरवाज़ा खोलना क्या किया, सीख गई। ठीक है, उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने बताया था कि उद्दीपक जो होता है व्यक्ति के सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। उद्दीपक जो होता है व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब देखते हैं थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे। थॉर्नडाइक ने टोटल 8 नियम दिए थे, जिसमें से कितने हैं, जिसमें से 8 नियम दिए, जिसमें से 3 क्या है, प्रमुख है और 5 गौण व सहायक नियम है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य नियम कौन कौन सा है। तो मुख्य नियम कौन सा है, पहला में तत्परता के नियम, कौन सा है, इसमें कौन सा है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तो यह नियम क्या कहता है, किसी को कार्य करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाता है, कर पाएगा या तत्काल कर देगा। देखिए जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर रहता है तो वह आसानी से कर देता है। जैसे देखिए क्या है, जैसे में घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी पीने के लिए क्या है, घोड़ा तत्पर नहीं है। अभ्यास का नियम, तो देखिए अभी बताए थे कि अभ्यास का नियम क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं।
एक यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, करत करत अभ्यास तेज जरमती होत सुजान, यानी कि एक कहानी, एक हम बचपन में आप लोग भी पढ़े होइएगा, क्या था कि एक कुआं पे क्या होता है, कुआं से पानी निकालने के क्रम में कुआं जो क्या होता है पत्थर का सीमेंटेड होता है, फिर भी रस्सी से क्या होता है, रस्सी तो खींचती है लेकिन उस पर भी कुआं के किनारे पे भी क्या होता है, किनारे पर भी कुआं के किनारे पर भी क्या होती है, दाग आती है, उस पर भी क्या होता है, घिसने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या आता है, दो नियम आता है। अभ्यास के नियम में क्या आता है, दो नियम आता है। ये तो एक आता है उपयोग का नियम, दूसरा आता है अनुप्रयोग का नियम। तो देखिए उपयोग का नियम क्या है, यदि कोई कार्य पहले से किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात अस्थायी हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए अनुप्रयोग का नियम क्या है। यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं, यानी कि थोड़े दिन पर रिवाइज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वह धीरे धीरे मस्तिष्क हमें क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है, उसे भुला देता है। यानी कि इसलिए कहा जाता है कि अभ्यास करते रहना चाहिए। देखिए दो नियम हो गया, तीसरा नियम है प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम। कौन सा, प्रभाव संतोष या असंतोष का नियम। यह क्या है, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करते हैं, यानी करेंगे, और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो कार्य को दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा देखा गया है। देखिए अब उनका गौण या सहायक नियम क्या था, तो गौण या सहायक नियम उन्होंने 5 दिया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम देखिए तो क्या है, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है, इसके बारे में देखिए। तो देखिए कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से ही सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लिया जाता है। यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब आगे देखेंगे मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति का नियम क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए मनोवृत्ति का जो नियम है तो यह क्या कहता है, देखिए तो किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से यानी मन या मेहनत से करेंगे, यानी किसी कार्य को जितना ही मेहनत से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे पढ़ाई ही है तो जो जितना मेहनत करता है उतना ही सफलता मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बिना मेहनत करने से बाबू कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत करना आप ही को है, सीटेट पास करना है तो आप ही को पढ़ना होगा, ना कि कोई टीचर या कोई आपके घर के सदस्य पढ़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए। 31 जनवरी को एग्ज़ाम होने जा रही है, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर कीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं आंशिक क्रिया का नियम। क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। तो यह क्या कहता है, इसके बारे में देखेंगे। आंशिक क्रिया का नियम देखिए, आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, यानी बांटना, डिवाइड करना। अंश अंश मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। किसी काम को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उसे कार्य में सफलता अधिक मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो थे पढ़ने में हालांकि कमज़ोर थे, वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, वो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो शुरू में छोटे छोटे गलतियों को सुधार कर, छोटे छोटे बातों को ध्यान देकर अच्छा प्रदर्शन किए, जिसके कारण आज उनको क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है, तो इसमें देखते हैं। देखिए तो कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान से मिला देना। आत्मीकरण क्या कहलाता है, सादृशीकरण। कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए में मिला देना, यह आत्मीकरण का नियम कहलाता है। उसके आगे देखते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। क्रिया का रूप तो वहीं रखा जाता है। इस नियम में यह बताया गया है कि क्रिया का रूप तो वहीं रखा गया है, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे पावलोव का कुत्ता था, पावलोव का जो सिद्धांत था, प्रयोग था, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, दूसरे वीडियो में दिखाएंगे कि पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया था। पावलोव का प्रयोग जो था, तो पावलोव का प्रयोग और कोहलर का प्रयोग दोनों एक ही वीडियो में मैं बना दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब थॉर्नडाइक ने नियम तो दे दिए, कितने नियम दिए थे, तीन जो होते हैं मुख्य नियम दिए थे, 5 सहायक या गौण नियम दिए थे। ठीक है, अब इनके सिद्धांत के उपनाम क्या क्या है, उपनाम के बारे में देखते हैं। देखिए तो
पहला है इनका प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा है आवृत्ति यानी कि बार बार का सिद्धांत यानी कि अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया। क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि इसे उद्दीपक अनुक्रिया, तो देखिए इसको इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक को, और रिस्पॉन्स अनुक्रिया को आर कहते हैं। ठीक है, तो इस एस आर का सिद्धांत भी कहा जाता है इनको, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। अब देखिए वहीं एस आर मिल के क्या हो गया, एस आर बॉन्ड का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं, यानी कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को ही संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाता है। ये सभी जितने कितने हैं, 7 पॉइंट है, 7 है, ये सभी 7 क्या है, इनके उपनाम है। ये सभी 7 इनके उपनाम है। ठीक है, इनके नियम के सिद्धांत के उपनाम है। देखिए यहाँ नोट में दिया गया है कि एक विशेष स्थिति में, क्या, एक विशेष स्थिति में उद्दीपक, एक विशेष स्थिति, उद्दीपक क्या होता है, एक ऐसा विशेष स्थिति होता है, कंडीशन होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की, यानी कि जो व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, प्रेरित करती है, यही क्या होगा, प्रेरित करती है, यही क्या कहलाए, क्या उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अब क्या, कोहलर और स्किनर और पावलोव का प्रयोग जो है अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में जो भी डाउट या इस वीडियो से लेकर कुछ बदलाव करना है तो आप कमेंट करके अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।